नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जो कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमने जो पिछली क्लासेस में भारतीय हिमालय के बारे में पढ़ा है, हिमनद के बारे में पढ़ा है। हमारी जो पिछली क्लास थी हमने वहाँ पे कई सारी घाटियों के बारे में भी पढ़ा दोस्तों। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है थोड़ी उस टॉपिक से हटके होने वाली है। हटके मतलब ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो चेंज होगा दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में। तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जानेंगे, जैसा आप पीछे स्लाइड में देख पा रहे होंगे जहाँ पे लिखा है प्रायद्वीप भारत के पठार। और प्रायद्वीप भारत के पठार ना कह के मैं इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलूँगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पठार ही नहीं है, काफ़ी विभिन्न आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ भी हैं। क्योंकि पठार के साथ साथ यहाँ पे ऐसे ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं, घाट भी है, मैदान भी है दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग भी ये इसको समझें कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रायद्वीप जो क्षेत्र है हमारा वो किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, आखिरकार ये प्रायद्वीप है क्या चीज़। दूसरी चीज़ हम इसमें जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, और इसके वर्गीकरण को जानेंगे हम। इसमें पठार कौन कौन से हैं इनको पढ़ेंगे हम, और मुख्य पहाड़ियों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आप तसल्ली के साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं प्रायद्वीप भारत के पठार। तो मैं आपको छोटे से एक मैप के थ्रू बता देता हूं कि इसमें हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो क्या क्या चीज पढ़ेंगे, और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है वो कहां कहां तक लाई करता है, कितना इसका विस्तार है। ठीक है, क्योंकि हम जब कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो भौतिक अवस्था है, यानी कि भारत की जो भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि जो इसकी ज्योग्राफी है, फिजिकल कंडीशन है, वो किस तरह की है, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे है। हमने अभी हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। अभी हमारा एक टॉपिक इसमें से बीच में जो है मैदानी क्षेत्र छूटा है, जो हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पर्वत से पठार के बारे में पढ़ें। मैं इस तरीके से एक लेवल में पढ़ाना आपको चाहता हूं कि ताकि आप पर्वत से पठार पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक अगर स्थलाकृति में देखें तो सबसे पहले पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान आते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको थोड़ा रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो यहां पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा प्रायद्वीप पठार का जो क्षेत्र है वो कहां कहां तक कितने एरिया में फैला हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रायद्वीप भारत का जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर नहीं पता है तो आज हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है और ये क्या है, प्रायद्वीप क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, आज अगर हम प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हम इसकी परिचय देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे, प्रायद्वीप का परिचय। प्रायद्वीप अगर यहां पे है, प्रायद्वीप भारत है ना, प्रायद्वीप भारत में आपको लिखो प्रायद्वीप भारत, भारतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका परिचय। ठीक है, परिचय जानेंगे इसका कि प्रायद्वीप भारत क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका वर्गीकरण कि कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है, वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण के बाद क्या देखेंगे दोस्तों, वर्गीकरण के बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख मुख्य पठार, मुख्य जो पठार है इसके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसमें मुख्य पठार के बारे में जानेंगे। मुख्य पठार के बाद देखेंगे इसकी मुख्य पहाड़ियां। क्या देखेंगे दोस्तों, मुख्य पहाड़ियां। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे इसके परिचय पे। अब परिचय में भी हम 3 से 4 चीजें इसकी पढ़ने वाले हैं कि अगर प्रायद्वीप भारत का जो पठार है वो क्या है ना। सबसे पहले कोई चीज हम जानते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि चीज क्या है, प्रायद्वीप क्या है। ये उन लोगों के लिए भी है जो एकदम बेसिक से चीजें पढ़ना चाहते हैं। मतलब हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है उन लोगों के लिए भी है जिसने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है,
है ना, जो एकदम नए हैं उनके लिए है कि क्या है आखिर प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, ठीक है, अगर प्रायद्वीप भारत है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हम इसके परिचय में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है ना। कोई अगर चीज है, मान लो कि कोई अगर स्थलाकृति है तो उसकी विशेषता भी होती है कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। पहले तो हम देखेंगे निर्माण कैसे हुआ है, सॉरी क्या है, ये देखेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है, निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। आप ये दोनों पॉइंट जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप विशेषता उसकी इजी तरीके से लिख सकते हैं। जहां पे हम जो प्रायद्वीप भारत का जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम के साथ साथ जो एमपीपीएससी जो हमारा है उसके लिए भी आप इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप भारत की विशेषताएं बताइए, आज हम देखेंगे इसमें प्रायद्वीप भारत की अगर महत्व है तो वही आप उसको विशेषताएं करके लिख सकते हैं। किस तरीके से इसकी जो प्रायद्वीप भारत का क्या योगदान है ना, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मेंस बेसिस पे भी और प्री के बेसिस पे भी। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले हमारा जो पॉइंट उठाएंगे दोस्तों, हमारा जो पॉइंट रहने वाला है सबसे पहले वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा परिचय। तो परिचय में हम 3 चीजें पढ़ेंगे कि ये जो इसका क्या है ये, उसके बाद इसका निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर हम इसमें जानेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो मैं अगर आपको यहां से बताऊं, अगर प्रायद्वीप भारत पठार क्या है, तो यहां पे अगर आप मैप देख रहे हैं, है ना, मैप में बता देता हूं मैं, इसमें मैप में बता देता हूं कि क्या होता है ये। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा, है ना, ये क्या है, ये क्या है, ठीक। तो अगर इसमें क्या का क्वेश्चन आता है तो ये जो हमारा क्षेत्र दिख रहा है, यानी कि मैं अगर यहीं इसको बना दूं कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो क्षेत्र है, आपको एक सेकेंड यार यहीं पे बना देते हैं, है ना। तो जो भी स्थलाकृति या जो भी भारत भूखंड है ना, जो भी भूखंड, इसको कोई भी भारतीय क्षेत्र नहीं, यानी कि जो भी, ये हमारा भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना। तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता क्या है, क्या होता है, जो स्थलाकृति या टोपोग्राफी, उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी 3 ओर से क्या, 3 ओर से पानी से घिरी हो या फिर जल से घिरी हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई, यानी कि आप अगर मेंस बेसिस पे लिख रहे हैं तो क्या होता है प्रायद्वीप, ये होता है कि जहां स्थलाकृति 3 ओर से, क्योंकि यहां भी क्या है, यहाँ इस एरिया को हम पूरा किस रूप में मानते हैं, इस एरिया को हम पूरा हिंद महासागर के रूप में मानते हैं दोस्तों। और हिंद महासागर में भी इसका जो डिवीजन है वो किस तरीके से है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अरब सागर है ना, ये अरब सागर है, इस तरफ क्या है, अरब सागर है ना, और अरब सागर के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, ये क्या है इधर, बंगाल की खाड़ी है इधर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। और ये पूरा अगर भाग माना जाए तो ये किसका भाग है, पूरा भाग हिंद महासागर है, लेकिन यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया है, तो ये पूरा जो भाग है वो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, ठीक है, जिसका नाम भारतीय नाम से है। तो अरब सागर है इधर, मतलब 3 ओर पानी से घिरा हुआ है जो स्थलाकृति होती है, उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इधर का, है ना। इस तरीके से आपको आकृति दिख रही होगी, ये वाली जो आकृति दिख रही होगी ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली जो आकृति है वो जो बनी हुई है ये प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र के रूप में, क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे देखें कि अगर यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है,
कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो है विश्व का, इसमें नहीं बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अरब प्रायद्वीप क्षेत्र, क्लियर है? यानी कि जो हमारा प्रायद्वीप, भारत तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए आगे हमने देख लिया कि क्या होता है, ये 3 ओर से जो स्थलाकृति पानी से घिरी होती है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं आगे हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। हमने देखा था ना कि निर्माण कैसे हुआ है इसका, तो निर्माण में काफी सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? पहली अगर चीजें देखें तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो कैसे हुआ है। निर्माण में अगर देखें पहला पॉइंट जो आता है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 चीज देखी थी, है ना, कि जब हमने भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि जो हमारा पूरा ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसको हम, ये पानी वाला जो भाग है इसको पैंथलासा बोलते हैं, इसको पैंथलासा बोला जाता था, है ना। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये जो भाग है हमारा इसको हम पेंजिया बोलते थे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम पेंजिया बोलते हैं, है ना, पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेंजिया, इसको पेंजिया बोला जाता है। और जो ये वाला भाग है दोस्तों इसको पैंथलासा बोला जाता है, जो पानी वाला भाग है। ये यानी कि ये स्थल भूमि है, ये स्थल भाग है, और ये जलीय भाग है। ठीक है, ये जलीय भाग है और ये स्थल भाग है। तो यहां से क्या है कि जब जो जलीय भाग होता है उसको पैंथलासा बोलते हैं, पैंथलासा, है ना। तो क्या होता है कि कार्बोनिफेरस युग में ये जो पेंजिया है ये 2 पार्ट में टूट जाता है, एक अंगारा लैंड का भाग हो जाता है, एक गोंडवाना लैंड का, है ना। तो यहां से क्या होता है कि जैसे कि मैंने इसको यहां पे भी बना देता हूं, तो ये जो भाग है ये 2 पार्ट में टूट जाता है, एक पेंजिया और एक पैंथलासा। जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आपने साउथ अफ्रीका का जो मेडागास्कर है, अगर आप यहां से देखते हैं जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो मेडागास्कर वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से भारत जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है शिफ्ट होके। तो क्या हुआ है कि इसका जो निर्माण है विखंडन से हुआ है ना, विखंडन से हुआ है। अब विखंडन, जब गोंडवाना का जब विखंडन हुआ है तो इसमें काफी सारी जो चीजें शिफ्ट होके इधर आई है। तो जो हमारा पहले भारत देश था, हमारा जो भारत था वो जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे था, लेकिन आज शिफ्ट होके कहाँ आ गया है? अगर हम देखते हैं तो पहले भारत यहाँ था, लेकिन अब भूमध्य रेखा के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इसका जो निर्माण है गोंडवाना लैंड के विखंडन से हुआ है, पहली चीज तो ये। और ये जो इसका निर्माण हुआ है लगभग 3600 लाख मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, इतने साल पहले इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, मतलब इतना टाइम पीरियड बाद पहले इसका निर्माण हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो विखंडन हुआ है, विखंडन की प्रोसेस कोई अभी की नहीं है, साल 2 साल 200 साल 400 साल पुरानी, यानी कि 3600 लाख मिलियन टाइम के पहले की है, 3600 लाख वर्ष पहले की है इसकी। ठीक है, तो एक तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है कि 2 जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने जब पढ़ा था उसमें देखा था कि 2 जो प्लेट आपस में टकराई तो इनका विभाजन हो गया, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो इस तरीके से हुआ है। फिर इसमें आता है कि ज्वालामुखी के आने से, है ना, जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड अगर हम देखें, गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा जो भारत है, प्रायद्वीप क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड का है। जब ये गति कर रहा था, मतलब कि यहां से शिफ्ट होके ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ रहा था, तो इसमें क्या है कि ज्वालामुखी भी कई सारे आए। अब ज्वालामुखी आने से इसमें कई सारे ज्वालामुखी भी फटे, इससे यहाँ पे कई सारे पठार का निर्माण भी हुआ। जो ज्वालामुखी फटे वो किस तरह के थे? वो दरारी टाइप के ज्वालामुखी थे। मतलब किस तरह के थे? अगर हम यहाँ पे देखें तो दरारी टाइप के, दरारी प्रकार का जो एक ज्वालामुखी था, इसके बारे में मैं बताता हूँ
हूँ आपको कि जो ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी यहाँ से जो प्रोसेस यहाँ पे आने की जो प्रोसेस थी, इसके बीच में ये जो दूरी तय करी, इसने दूरी तय करी, तो यहाँ पे ज्वालामुखी आए, है ना। और वो ज्वालामुखी का जो प्रकार था वो कौन सा था दोस्तों? ज्वालामुखी का जो प्रकार था वो दरारी प्रकार का था, दरारी प्रकार का था। और उसको क्या बोला गया? दरारी प्रकार में उसमें क्षारीय भाग था। किस तरह की प्रकृति थी उसकी? क्षारीय प्रकृति थी, ठीक है, क्षारीय प्रकृति थी। तो क्षारीय प्रकृति को हम बेसाल्ट, उसमें से जो था वो बहुत पतला टाइप का था, पतला टाइप का होने से उससे निर्माण क्या हुआ? पठारी क्षेत्र का हुआ, उसको बोला गया बेसाल्ट, बेसाल्ट रूप में। और जो यहाँ पे जो मिट्टी बनी वो बेसाल्टीय सोइल बनी, बेसाल्ट लावा जिसको हम बोलते हैं, बेसाल्ट लावा लिखा मतलब बेस, बेसाल्ट मतलब बेस, बेस मतलब कि क्षार, ठीक है। तो इनको बेसाल्टी पठार भी बोलते हैं, बेसाल्ट प्लेट्यू बोलते हैं। और यहाँ पे सोइल जो है बेसाल्टी सोइल है, जिस तरह से हम देखते हैं कि काली प्रकार की यहाँ ब्लैक सोइल ज्यादातर मात्रा में आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि निर्माण कैसे हुआ? विखंडन से हुआ है। मतलब 3600 लाख मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे क्या हुआ कि गोंडवाना और अंगारा लैंड में हुआ, दो चीजें, विखंडन हो गई। गोंडवाना लैंड का हिस्सा जब अपनी दूरी तय कर रहा था उस टाइम में उसमें काफी चीजें जो हुई, उसके साथ ज्वालामुखी फटे। ज्वालामुखी फटने से किस तरह का ज्वालामुखी था? बेसाल्टिक टाइप का एक ज्वालामुखी था, बेसाल्ट टाइप का था। तो उससे जो बेसाल्ट निकला वो पतला था, पतला होने से वहां पे पठारी रूप उसने ले लिया, ठीक है। इतनी सारी चीजें हुई कि मतलब इसका जो निर्माण है कई तरह से हुआ है। जरूरी नहीं है कि दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, और यहाँ पे जरूरी ये भी नहीं है कि ज्वालामुखी फटने से, क्योंकि अलग अलग टाइम में इसमें अलग अलग चीजें होती रही है। संपीड़न भी हुआ, आपसी दबाव जब हुआ तब भी यहाँ की हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो काफी जो रॉक्स है वो काफी कठोर मजबूत है। और ये सबसे प्राचीन हिस्सा है भारतीय क्षेत्र का, है ना। सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीप भारत का जो है सबसे प्राचीन, क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण हो चुका था। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा कठोर अवस्था में है, मतलब कठोर अवस्था में इस तरीके से है कि ये सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो नदियां आती थी वो अपने साथ कई सारे अवसाद बहा कर लाती थी, लेकिन जब यहाँ की हम नदियों के बारे में हम देखेंगे तो वो अपने साथ कोई अवसाद लेके नहीं आती है। चलो बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि निर्माण किस तरीके से विखंडन से हुआ है। गोंडवाना लैंड की जब विखंडन हुआ तो इसमें जब दूरी तय करी, तो दूरी तय करने में इसके साथ काफी ज्वालामुखी फटे, उससे इसमें जो ज्वालामुखी का जो प्रकार था वो दरारी प्रकार का था। और यहाँ का जो लावा इसके अंदर से जो निकला वो बेसाल्टिक लावा था। तो इसके जो प्रायद्वीप भारत के जो क्षेत्र में जो पठार है उसको बेसाल्टिक पठार या प्लेट्यू बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलें। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों इसकी विशेषता क्या क्या है। क्या देखेंगे? इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विशेषता में क्या देखेंगे? विशेषता क्या क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के हिसाब से। अगर आप मेंस भी पढ़ रहे हैं तो यहां से आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। विशेषता क्या है? तो विशेषता में हम देखते हैं प्रायद्वीप में विशेषता क्या है? जो स्थलाकृति तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है, तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है, पहला पॉइंट हो जाएगा। तीन ओर से पानी से घिरी स्थलाकृति प्रायद्वीप कहलाती है। दूसरा क्या है? यहां पे जो पठार है वो बेसाल्टिक प्रकार का, बेसाल्टिक लावा जो निकला, बेसाल्टिक प्लेट्यू है। यहाँ पे यहाँ की जो सॉइल है दोस्तों, वो सॉइल जो है वो किस तरह की है? ब्लैक सॉइल है ना। ब्लैक सॉइल है मतलब कि काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी है। ओके, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था जब हम लैंड के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना लैंड का 98% प्रायद्वीप भारत में ही पाया जाता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पे अग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे अग्नेय व कायांतरित चट्टानें पाई जाती है ना। मेटामॉर्फिक रॉक और चट्टानें पाई जाती हैं, अग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप जब इसका निर्माण पढ़ चुके हैं तो निर्माण से आपकी विशेषताएं अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? चलो
अब हमारी ये चीज़ें हम फिर से अगर देखें, इसमें देखेंगे हम जहाँ पे मैप हमारा बना हुआ है, इसमें एक बार हम इसको और भी देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से है प्रायद्वीप भारत के। हमने अभी परिचय के बारे में पढ़ा है सिर्फ कि ये क्या होता है और इसकी निर्माण कैसे हुआ है उसे। अब हम आएंगे हमारा जो प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है उस पर आएंगे दोस्तों, ठीक है, उस पर हम आते हैं। उस पे हम आए तो पहले हमारी जो चीज हमने बोली थी कि ये हमारा प्रायद्वीप भारत का जो क्षेत्र है, वो भारत का जो प्रायद्वीप क्षेत्र है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना। सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। क्या है? भारत का ये जो हमारा, एक तो मैं प्रायद्वीप क्षेत्र के बारे में आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। ये यहाँ से है, इस तरीके से हमारा जो प्रायद्वीप भारत का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो इस तरीके से यहाँ से इतने तक फैला हुआ है ना। ये हमारा जो प्रायद्वीप भारत का पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र ये हो गया, इसमें काफी स्थलाकृतियां भी मौजूद है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि भारत का पहला पॉइंट क्या हो गया? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्या है दोस्तों? भौतिक प्रदेश है। प्रदेश कैसे हैं? भौतिक प्रदेश कैसे हैं? क्योंकि जो इसका एरिया है ना वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें है, ठीक। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि जो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, अगर पूछ ले क्वेश्चन तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो प्रायद्वीप क्षेत्र है, जिसका कितना एरिया है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, हमारा जो दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा? दूसरा पॉइंट हम देखें तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी जो समुद्र सतह से जो ऊंचाई है, समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? समुद्रीय सतह से ऊंचाई है ना। समुद्री सतह से जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? ऊंचाई है इसकी 600 से 900 मीटर है ना। इतनी इसकी ऊंचाई है। समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? आपने एक बार और देखा होगा कि समुद्र सतह से ऊंचाई, आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे सब लोग, है ना, तो वहां पे आपने स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि उस पे लिखा होता है कि समुद्र सतह से इतनी ऊंचाई पर है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग डला होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो रेलवे लाइन बिछी हुई है उसकी जो ऊंचाई है उसके हिसाब से ये कितना ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि इसका एक पैमाना होता है दोस्तों, ताकि जो रेलवे लाइन बिछी है वो इक्विवेलेंट हो पूरी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सड़क है तो बना दी कुछ पठारी भाग में, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, तो उसका जो होता है वो इक्वली लिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रायद्वीप भारत का जो क्षेत्र है वो जो उसकी ऊंचाई है 600 से 900 मीटर के बीच में है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो कौन सा है दोस्तों? इसमें थर्ड जो होगा वो क्या होगा? वो होगा कि इसका जो हमारा ढाल किस तरफ है ना। हमारा इसका ढाल किस तरफ है। अब देखो, मैं इसके पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। इसमें ढाल बताने से पहले हमारी जो यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, है ना। नदी कौन सी निकलती है? नदी निकलती है हमारी, यहाँ पे आपने देखा ये नर्मदा रिवर है। कौन सी रिवर है? नर्मदा नदी है। आप सब जानते हैं इसके बारे में। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के बारे में इसको जानते हैं। ये नर्मदा जो रिवर है ये इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है, और ये 2 भागों में बांटने के साथ साथ यहाँ से जो इसमें इसका जो अक्षांशीय क्षेत्र है वो 22 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है ना। अक्षांशीय क्षेत्र कितना है? 22 डिग्री। ये प्रायद्वीप क्षेत्र को 2 भागों में कौन बांटता है? तो 22 डिग्री बांटता है। 22 डिग्री इसको 2 हिस्से में बांटता है, ठीक है। तो जो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी के जो उत्तर का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड, है ना, मध्य उच्च भूमि। सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, यानी कि मध्य उच्च भूमि, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि। ये हमारी रिवर होगी, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, है ना। इंग्लिश में हमने ऐसे लिख दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, है ना, उच्च भूमि। और जो इसके दक्षिण का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको दक्कन का पठार बोलते हैं, या डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इसको बोला जाता है, दक्कन का पठार, है ना। ये दक्कन का पठार हो गया,
यानी कि नर्मदा रिवर ने इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक हमारा हो गया सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद हो गया दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दक्कन पठार। अब इसमें जो ढाल होता है, आपने यहाँ पे ये मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि चीजें और भी सारी चीजें बतानी है, मैं सिर्फ लिखने के लिए आपको बताया था। जैसे कि ये वाला जो एरिया है हमारा, मैप बना देते हैं फिर से, ये जो रिवर है ना, इसको हमने क्या बोला था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल हाईलैंड, और इसको हमने बोला क्या है, इसको डेक्कन प्लेट्यू बोला है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये सेंट्रल हाईलैंड है। तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती है दोस्तों, वो यहाँ पे जाती है ना, ये रिवर्स इधर की तरफ जाती है, और यहाँ से निकलने वाली रिवर इधर, जितनी भी आपने देखा होगा कि चंबल है, सोन है, ये सब नदियाँ इधर की जाती हैं, और यहाँ पे कुछ नदियाँ जो है कृष्णा गोदावरी सब इस तरफ जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका जो ढाल है वो दो तरफ से है, यानी कि इधर वाली जो नदी है, अगर मैं आपको यहां से दिशा के बारे में आपको ज्ञान होगा, है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये कौन सा है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहां से हम समझते हैं कि ये जो इधर वाला जो एरिया है, यहां से रिवर जा रही है, यानी कि अगर हम स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, और इधर कहां से जा रही है, इधर ईस्ट साउथ में जाती है। तो यहाँ पे ढाल किस तरफ है इसका, जो प्रायद्वीप भारत का जो ढाल है, यहाँ पे नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ जा रही है ना, ये जो रिवर है। सेंट्रल हाईलैंड में किस तरफ जा रही है, सेंट्रल हाईलैंड में जा रही है नॉर्थ टू साउथ, है ना, सॉरी साउथ टू नॉर्थ जा रही है। और हमारा जो दक्कन प्लेट्यू में किस तरफ जा रही है, डेक्कन प्लेट्यू में किस तरफ जा रही है, यहां से वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। तो इसका जो ढाल है, यानी कि ढाल का मतलब क्या, स्लोप किस तरफ है ना। तो ये हमारा जो दक्कन प्लेट्यू का स्लोप किस तरफ है, ऐसे है, मतलब इधर की तरफ ये हाई एरिया है, इस तरफ नीचा एरिया है, और यहाँ पे इधर एरिया ऊंचा है। कुछ इसमें अपवाद स्वरूप भी है, जैसे कि ताप्ती रिवर है और नर्मदा रिवर जो है इधर पश्चिम की तरफ बहती है दोस्तों, तो कुछ इसमें अपवाद भी रहते हैं। हमेशा ये हमने देखा है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अपवाद छिपे होते हैं। तो ढाल समझ में आ गया किस तरफ है, सेंट्रल हाईलैंड का किस तरफ है, साउथ की नॉर्थ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ नदियां बहती है, उससे हम ढाल पता करते हैं। उसके बाद दक्कन प्लेट्यू का जो ईस्ट की तरफ है। क्लियर है इतने पॉइंट आपको, चलिए ठीक है। तो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे पहला पॉइंट। समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी है, और ढाल किस तरफ है, ये हमारा ढाल जो है ऊपर की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, और उसके बाद दक्कन प्लेट्यू में ईस्ट की तरफ है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि सर जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये कगारी प्रदेश है, कगारी वाला क्षेत्र है। तो कगारी क्षेत्र क्या होता है, जब इसका विखंडन हुआ तो यहां से एक पर्वत इस तरह से रहता है, तो पर्वत का ये वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है इधर, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे पश्चिमी घाट का क्षेत्र, वो कगारी रूप में है। उसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से है। आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, समुद्र सतह इतनी ऊंचाई है और ढाल इतना है। ये क्लियर हुआ। आगे चले हम, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कि हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको मैप के थ्रू इसमें सब कुछ बताना चाहूंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें स्थित है ना। देखो यहाँ पे आप देखो, मैप में आप देखो कि कौन से पठार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार है। यहाँ पे दक्कन का पठार होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अरावली श्रेणी, ये जो पहाड़ियों में पड़ेंगे, ये मध्य उच्च भूमि है, मालवा का पठार है। उसके बाद यहाँ पे दक्कन का पठार है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे हम देखेंगे कर्नाटक का पठार भी देखेंगे, यहाँ पे कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इन सब पठारों के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ से सिर्फ ये मेघालय का पठार हम पढ़ चुके हैं कि गारो खासी जयंतियों से मिलके 3 जो पहाड़ियों से मिलके एक पठार का निर्माण हुआ है। तो हमारे अभी यहाँ पे क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट देखा था, परिचय हमने देखा था, ठीक है। क्या देखा था, परिचय देखा था दोस्तों हमने। सबसे पहले क्या देखा था, परिचय देखा था, परिचय देखा। उसके बाद हमने देखा था इसकी परिचय में क्या क्या चीजें देखी कि क्या है ना। इसका निर्माण देखा, निर्माण के बाद इसमें देखी हमने विशेषता, है ना। उसके बाद हमने अब क्या अभी हम जो देखने वाले हैं, इसका वर्गीकरण देखने वाले हैं। वर्गीकरण में मतलब कि इसमें वर्गीकरण 2 हिसाब से दिया है कि एक पठार और एक
पर जो हमारी ऊंची चोटियां, मुख्य पहाड़ियां जो हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको छोटी सी चीजें बता देता हूं कि जो हमारा जो ये प्रायद्वीप क्षेत्र है वो किस तरह की आकृति है। हमने जो यहाँ पे जो स्लाइड बनाई है उसको भी आप देख लेते हैं, उसमें से भी पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं किस तरीके से है। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रायद्वीप पठार का एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। क्लियर है ना, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे फिर से अगर उसको बना के बताएं तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा जिस तरीके से ये जो हमारा भारत का जो हिस्सा है यहाँ पे ये मेज की आकृति तो है इस तरीके से, है ना। ये जो हिस्सा है वो जो है मेज की आकृति का जैसा है। ठीक है, इस तरीके से मेज की आकृति वाला है। ठीक, और किस तरीके से है, यहाँ पे मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टल, अग्नि तथा रूपांतरित सेलों से निर्मित है। मतलब कि यहाँ की जो वो है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ पे अग्नि और कायांतरित सेलों से निर्मित है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, यहाँ प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, यानी कि सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है, प्रायद्वीप भारत का। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीप पठार, इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिण भारत का पठार भी बोल सकते हैं, प्रायद्वीप पठार का भी बोल सकते हैं। ये आनी में त्रिभुजाकार है, मतलब इसकी जो आकृति है वो किस तरह से दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है, मतलब कि समुद्री सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 600 से 900 मीटर के करीब है। ठीक है, आगे चलिए। अब उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर से अधिक है। मतलब जो इसका विस्तार है वो क्या है, पूर्व की यहां से दक्षिण से विस्तार जो है इसका कितना है, 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली है ना, उसके बारे में देखेंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा स्थित पहाड़ियां स्थित है। मतलब जो उत्तरी सीमा पे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से जो हमारा इस तरफ की जो पहाड़ियां हैं, यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे वो जो है अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब इसका जो वर्गीकरण हम देखेंगे, वर्गीकरण में हम क्या क्या देखेंगे, इसकी क्लास हम कल इसके बारे में हम देखेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पठार के बारे में बता देता हूँ कि हम इसमें कौन कौन से पठार देखेंगे दोस्तों। प्रायद्वीप भारत के जो उच्च भूमि का जो विभाजन है, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इन पठारों के बारे में दोस्तों हम देखने वाले हैं डिटेल से। कल इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने इसका मुख्य परिचय के बारे में पढ़ा है, वो पढ़ना बहुत जरूरी रहता है कि हम किसके बारे में आगे हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं किस तरीके से इसमें हम पठारों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आने वाली जो क्लासेस हैं हम इसमें क्या करेंगे, प्रायद्वीप उच्च भूमि के जो जितने भी पठारी क्षेत्र उसको कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।